हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फॉलिंग वॉल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इन सितंबर 2020 द भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र प्लेस्ड द कोहिनूर बिल्डिंग ऑन इट्स डेंजर लिस्ट अराउंड द सेम टाइम। कह रहा है कि 2020 सितंबर को भिवंडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र की जो है जिसने कोहिनूर बिल्डिंग को एक डेंजरस लिस्ट में रख दिया। मतलब एक जो बिल्डिंग की एक लिस्ट होती है जो कि खतरनाक बिल्डिंगें होती हैं उसकी लिस्ट, उसमें इसको रख दिया। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय द जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स्ड अ फ्यू किलोमीटर्स अवे। उसी समय जब जिलानी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से गिर गई थी कुछ ही किलोमीटर दूर उस बिल्डिंग से। किलिंग 41, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। 6 years ऑन, 6 साल हो गए हैं। एंड आवर्स आफ्टर ऑफिशियल्स डिक्लेयर्ड द कोहिनूर टू बी सेफ अगेन, और कुछ ही घंटों के बाद जब ऑफिशियल ने दोबारा से कोहिनूर बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया है, एंड एवोकेटेड अराउंड 40 रेसिडेंट, और 40 वहाँ पे रहने वाले जो रेसिडेंट थे उनको निकाल लिया है। इट कोलैप्स, वो तब गिर गई। किलिंग 10, और उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। इन द हाफ डिकेड इन बिटवीन, कह रहा है कि इन 5 सालों के दौरान द ओनर्स हैड रिफ्यूज टू वेकेट, जो वहाँ उस बिल्डिंग के ओनर्स थे उन्होंने उस बिल्डिंग को खाली करने से मना कर दिया था, और रीडेवलप द प्रॉपर्टी, या फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा डेवलप करने से मना कर दिया था। एंड इंस्टेड अंडर टुक अनऑथराइज रिपेयर्स, कह रहा है कि उसके बजाय इन्होंने अनऑथराइज रिपेयर्स किए, मतलब बिना परमिशन लिए हुए अपनी मर्जी से, हो सकता है गलत तरीके से रिपेयरिंग करा ली हो, या जहाँ ज़रूरत है उन्होंने अनऑथराइज रिपेयर करवा लिया उसका। वाइल द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, कह रहा है कि जबकि ये जो जिलानी बिल्डिंग गिरी है, विच वॉज ओल्ड बट नॉट ऑन डेंजरस लिस्ट, जो कि पुरानी तो थी मगर डेंजरस लिस्ट में नहीं थी, वॉज अ फेलियर ऑफ एंटिसिपेशन। कह रहा है कि ये एंटिसिपेशन का फेलियर है। मतलब जो ऑफिशियल्स थे या डिपार्टमेंट थे, रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो थे, वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ये जो बिल्डिंग है इसमें क्या कमजोरी है। इसी वजह से वो इस चीज़ को एंटिसिपेट ना करके इसको डेंजरस लिस्ट में इसको नहीं रखा, और ये जब बिल्डिंग गिर गई तब एक तरीके से उनकी एक गलती सामने आई। दैट ऑफ द कोहिनूर बिल्डिंग, कह रहा है कि अगर कोहिनूर बिल्डिंग की बात करें जो कि इस डेंजरस लिस्ट में है, एंड विच फेल मिड रिपेयर्स, और उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था उसी दौरान वो गिर गई, इम्प्लाइज अ फेलियर ऑफ इन्फोर्समेंट। उसमें ये दिखाता है कि सही से जो भी रूल्स थे या कानून थे उसको वहाँ का जो डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, उसको लागू करने में नाकामयाब रहा। येट, फिर भी द स्टेट रिस्पॉन्डेड सिमिलरली इन बोथ इंस्टांसेस, दोनों ही घटनाओं में सरकार ने एक ही तरीके से रेस्पॉन्स किया था। बाई सस्पेंडिंग ऑफिशियल्स इन 2020 में जब बिल्डिंग गिरी थी तब सरकार ने ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया था अपनी नौकरी से, एंड फाइलिंग अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर नाउ, और इस बार जो इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया है। भिवंडी, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पावर लूम हब्स। पावर लूम हब्स का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े वपड़े बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो कह रहा है कि भिवंडी जो कि एक पावर लूम हब्स है इंडिया का, हैज़ अ लार्ज लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन। यहाँ पे लो इनकम माइग्रेट पॉपुलेशन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। माइग्रेंट पॉपुलेशन जो बाहर से आती है, लिविंग इन स्मॉल हाउसेस। अब लो इनकम की ये पॉपुलेशन है तो ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं। इन डेंसली पैक्ड नेबरहुड्स, और इनकी जो नेबरहुड्स है, पूरी कॉलोनी है, वो बहुत ज़्यादा भीड़ वाली है। विद हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेंजर लिस्ट, कह रहा है कि इस डेंजर लिस्ट में 100 बिल्डिंग लगभग लगभग हैं। एंड नो ट्रांजिट कैंप्स, और किसी तरीके का ट्रांजिट कैंप मतलब कि मान लो कि हमें एक कॉलोनी से लोगों को हटाना है, एवोक्यूएट करना है डेंजरस वाली स्थितियों में, तो हमारे पास कोई टेम्परेरी कैंप्स नहीं है जहाँ पे हम इनको रख पाएँ। भाई इनको रोड पे थोड़ा रखेंगे, तो हमारे पास किसी तरीके के ट्रांजिट या टेम्परेरी कैंप्स नहीं है जहाँ पे हम इनको रख पाएँ। और टेम्परेरी बिल्डिंग, वही मतलब
रेसिडेंट्स ऑफन चूज अनसेफ होम्स ओवर होमलेसनेस। कह रहा है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ज़्यादातर उन घरों को चूज कर लेते हैं जो कि खतरनाक है, क्योंकि उनके पास होमलेसनेस के अलावा कोई और चॉइस नहीं होती। होमलेसनेस मतलब वो रोड में नहीं सोना चाहते हैं, वो सड़क में नहीं सोना चाहते हैं, इसी वजह से वो ऐसे घरों का चयन कर लेते हैं जो कि खतरनाक है। वाइल जबकि ओनर्स कंटिन्यू कलेक्टिंग रेंट, जो ओनर्स हैं उस बिल्डिंग के वो लगातार उनसे रेंट लेते रहते हैं। एवोक्यूएशन ऑर्डर आर ऑल्सो हार्ड टू इन्फोर्स विदाउट पुलिस सपोर्ट। कह रहा है कि ये जो एवोकेट करने वाले सरकार की तरफ से ऑर्डर आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है बिना पुलिस के सपोर्ट के। अगर आप किसी भी कच्ची कॉलोनियों में या अनअथराइज कॉलोनी में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप किसी को कहते हैं भाई ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है, यहाँ से हट जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो जहाँ पर लोग 25 या 33 40 साल से रह रहे हैं। इसी वजह से ये कह रहा है कि बिना पुलिस सपोर्ट के ये संभव नहीं है। while allowing the corporation to claim that legal liability has been discharged on paper। कह रहा है कि जबकि एक तरीके से ये जो कॉरपोरेशन है, मतलब जो नोटिस जारी करता है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो ये क्लेम करता है कि उसने अपनी कानूनी जिम्मेदारी है जो पेपर में पूरी कर दी है। मतलब उसका कहना ये है कि भाई हमने तो लोगों को नोटिस भेज दिया था कि अपना घर खाली करो, वो ही नहीं निकले। डिमोलिशंस आर पॉलिटिकली फ्रॉड। कह रहा है कि जो डिमोलिशन है वो एक तरीके से राजनीति से भरा हुआ एक रिस्क टाइप का है। मान लो कि आज की सरकार, आज के यूपी में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। कल को कोई कच्ची कॉलोनी है या कुछ ऐसा है, अब योगी जी आदेश दे दें भाई इसको पूरा तरीके से ख़त्म कर दो, ख़त्म कर देंगे। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें क्या होगा? हो सकता है बीजेपी सरकार बहुत बुरी तरीके से हार जाए यूपी में। तो अब हर सरकारें कहीं ना कहीं डरती हैं। तो एक ना एक तरीके का रिस्क है ये कि आप किसी तरीके से भी अगर डिमोलिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क है, राजनीतिक रिस्क है। That both building collapsed during the monsoons is also not coincidental। कह रहा है कि दोनों ही बिल्डिंग तभी गिरी जब मानसून था। कह रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंटल बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अचानक मतलब किसी वजह से ऐसे ही हो गई हो, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा। इंडिया ट्रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट। कह रहा है कि भारत जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एसेट की तरीके से देखता है विद अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सिर्फ उसमें वो एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। द पोस्ट 2000 कंस्ट्रक्शन बूम ओनली आउटपेस मेंटेनेंस वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। कह रहा है कि 2000 के बाद जो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली भारत में, उसने सिर्फ मेंटेनेंस के काम को और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट मतलब डिपार्टमेंटल की जो देख रेख होती है उसको ही सिर्फ पीछे छोड़ा। विद द लेटर हैविंग फ्रेगमेंटेड फर्दर सेंस। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है वो तो समय के साथ और ज़्यादा ही खराब हो गया। कहने का मतलब है कि बिल्डिंग तो 2000 के बाद बहुत ज़्यादा बनी, मगर उसके ऊपर मेंटेनेंस वर्क बहुत कम हुआ, और जो प्रशासनिक देख रेख करनी चाहिए थी ऐसी बिल्डिंगों की काफ़ी, क्योंकि 25-26 साल पुरानी हो गई हैं अब, वो भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। इन मिड 2024 रूफ कैनोपीज आप देखते होंगे कि इस तरीके का छज्जा जो निकला होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में डिज़ाइन करने के लिए, कोलैप्स एट एयरपोर्ट्स इन दिल्ली। ये रूफ कैनोपीज जो है वो कोलैप्स कर गई। कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट में, जबलपुर में, राजकोट में। जबकि बिहार हैड अ स्पेट ऑफ कोलैप्सिंग ब्रिजेस इन 2024-26। कह रहा है जबकि बिहार में एक के बाद एक वहाँ पर जितने भी ब्रिजेस हैं वो वहाँ पे कोलैप्स होते रहे 2024 से 2026 के बीच में। हैड अ स्पेट ऑफ का मतलब होता है कैसे कह सकते हो, सीरीज ऑफ इवेंट्स, है ना, जो घटनाओं की सीरीज एक पूरी तरीके से हो गई, मतलब लगातार घटनाएं होती चली गई। रोड्स हैव फ्रीक्वेंटली केव्ड इन। कह रहा है कि जो रोड्स हैं वो धंस जाती हैं, केव्ड इन मतलब धंस जाती हैं ज़मीन के नीचे। एंड बेसमेंट्स हैव फ्लडेड इन टायर 1 सिटीज़। और जो बेसमेंट्स हैं जो घरों के नीचे बनाए जाते हैं वो फ्लडेड हो गए, मतलब उसमें पानी भर जाता है इन टायर 1 सिटीज़ में, इंक्लूडिंग इन द राजेंद्र नगर ट्रेजेडी। कह रहा है कि इसमें राजेंद्र नगर ट्रेजेडी भी शामिल है जो कि दिल्ली में हुई थी। दिस ईयर, इस साल
सिमिलर कोलैप्सेस हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन कोलकाता एंड पुणे। इसी तरीके के जो कोलैप्सेस हैं वो कोलकाता और पुणे में भी रिपोर्ट किए गए हैं। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्ट्रक्चर, कह रहा है जबकि टेक्नोलॉजीज की मौजूदगी मौजूद है उसके बावजूद भी एंड इशू अर्ली वार्निंग, मतलब इनसे हम अर्ली वार्निंग भी दे सकते हैं। अर्बनाइजेशन हैज़ आउटरन म्यूनिसिपल कैपेसिटी, कह रहा है कि जितनी तेज़ी से शहरीकरण हुआ है उसने जो वहाँ की म्यूनिसिपल कैपेसिटी है उसकी, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्षमता है उसको आउटरन कर दिया है, मतलब वो उसकी क्षमता से बाहर निकल गया है। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है मगर उसके बावजूद भी जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब म्यूनिसिपल की क्षमता के बाहर ये दिख रहा है। विद मोस्ट ऑफ द रिजल्टिंग फेलियर्स इन्वॉल्विंग अ नोन हैजार्ड, कह रहा है कि ज़्यादातर जितने भी फेलियर सामने आए हैं उसमें हमको पता था कि क्या समस्या है। अननोन हैजार्ड मतलब कि उसके पीछे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, वो हमको पहले से ही पता था। द अपेरेंट राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इंसिडेंट, कह रहा है कि साफ तौर पे ये जो घटनाएं इतनी ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हैं, लगातार हो रही हैं, इंडिकेट्स, ये दर्शाता है अ लैक ऑफ अटेंशन टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एज मच एज ग्रेटर मीडिया कवरेज, कि इन घटनाओं का जो इतना ज़्यादा सामने आना है वो तो एक कारण ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर मीडिया कवरेज मिल रही है उसको, मतलब मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से छोटी छोटी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड देयर बीइंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फेल, इसी वजह से और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब जो है आज की स्थिति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट इन प्लेस ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ लीगल, कह रहा है कि सरकार जो इन सब घटनाओं होने के बाद तुरंत जो रेस्पॉन्सेस अपना लेती हैं, स्टेप्स उठाती हैं कानूनी तौर पर इन द फॉर्म ऑफ लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, और एक तरीके से जो सज़ा देती हैं इन सब घटनाओं के बाद, इंक्वायरीज करवाती हैं, ऑडिट्स के प्रोमिसेस करती हैं कि जांच होगी, एंड विक्टिम कंपनसेशन, और जो लोग घायल हैं या फिर मृत हैं उनको कंपनसेशन देने की बात करती है। उसके उसके क्या कहते हैं, उसकी जगह पे इंडियाज बिल्डिंग नीड वाइड स्प्रेड रिहैबिलिटेशन वर्क, भारत की जो बिल्डिंगें हैं उनको एक तरीके से व्यापक रूप में रिहैबिलिटेशन वर्क की ज़रूरत है, मतलब उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है बहुत अच्छी तरीके से। नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अर्बन रिन्यूएबल वुड डू, कह रहा है कि शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको हम बहुत बड़े पैमाने में सुधार नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा हमारी फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स की बात हुई है, हाँ हुई है। स्टेम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, प्रशासनिक जो इग्नोरेंस देखने को मिली है उसकी वजह से हुई है, हाँ ये बात थी। एंड रिक्वायर सिस्टमिक रिन्यूएबल रादर देन रिएक्टिव लीगल मेजर्स, और आवश्यकता है कि एक सिस्टमिक रिन्यूएबल जो स्टेप्स हैं उनको लिए जाए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ उनको ठीक किया जाए, बजाय इसके कि कानूनी बहुत ज़्यादा स्टेप लेने की, कि उनको सज़ा दे दी, उनको लीगल हेल्प दे दी या फिर उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, उससे ज़्यादा हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हमको एक ओवरहॉल चाहिए, ओवरऑल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि जो पुरानी समस्याएं हैं या पुरानी बिल्डिंगों की समस्याएं हैं उससे हम समाधान पा सकें। तो ये जो सेंटेंस है ये पूरी थीम को कवर कर रहा है पैसेज में, इसलिए हम इसको सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, द लैक ऑफ स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज इज द प्राइमरी रीजन फॉर फ्रिक्वेंट बिल्डिंग एंड ब्रिजेस कोलैप्स अक्रॉस इंडियन सिटीज। अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के ये समझ में आया कि राइटर ने जो सॉल्यूशन की बात की थी वो इस सेंटेंस में कहीं दिख नहीं रही है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही बात की गई है, तो ये नहीं होगा। लो इनकम रेसिडेंट्स इन क्राउडेड इंडस्ट्रियल हब्स कॉज अर्बन डिजास्टर, नहीं। प्यूनिटिव एक्शंस, फिर से वही एक तरीके से दंड देने वाले जो एक्शन है सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, सिविक ऑफिशियल्स के खिलाफ, आर सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
द ऑथर डिस्क्राइब्स इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एसेट विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू। ऑथर ने ये जो एन एसेट विद अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात की है वो किस वजह से की है? ये दर्शाने के लिए द मैसिव फाइनेंशियल कैपिटल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल पोस्ट 2000 अर्बन कंस्ट्रक्शन बूम, कि 2000 के बाद बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल कैपिटल की आवश्यकता पड़ी थी। इसका क्या मतलब है? Contrast the durable construction quality of older buildings with modern municipal infrastructure project। कह रहा है कि एक तरीके का कंट्रास्ट दिखाने के लिए कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी वो ड्यूरेबल थी, और अगर आज की हम म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उसकी तुलना करें तो ऐसा तो नहीं है। Explain why post construction maintenance and ongoing administrative oversight are chronically neglected। इस वजह से इसने ये लाइन बोली थी ये समझाने के लिए कि किस तरीके से प्रशासन ने और जो मेंटेनेंस वाला काम है उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। तो इसी वजह से उसने कहा था कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है सरकार। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। What is the meaning of the word fraught in the contest? Demolitions are politically fraught। क्या मतलब है? फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है और काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। बिल्कुल सही, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। According to the author, the main reason why urban buildings failures in India persist despite being known hazard is that। कह रहा है कि ऑथर के अनुसार जो मेन कारण है अर्बन बिल्डिंग के फेलियर्स का, जबकि हम ये जानते हैं किस वजह से हो रहा है, तो वो कारण क्या है? अर्बनाइजेशन हैज़ आउटपेस्ड म्यूनिसिपल कैपेसिटी टू इन्फोर्स स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड कंडक्ट रिहेबिलिटेशन। हाँ, एक तरीके से शहरीकरण ने म्यूनिसिपल की जो क्षमताएं थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसको ही आउटपेस कर दिया। इतनी ज़्यादा शहरीकरण बढ़ गया है कि अब उसके ऊपर सेफ्टी इंश्योर करना या लगातार उसके ऊपर मेंटेनेंस करवाना अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्षमता से बाहर है। इसी वजह से घटनाएं होती रहती हैं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज किलिंग 41 इन द सेंटेंस। In September 2020, the Bhiwandi Municipal Corporation in Maharashtra placed the Kohinoor building on its danger list. Around the same time, the Jilani building collapsed a few kilometers away, killing 41। क्या कह सकते हैं इसको? एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं भाई, वर्ब प्लस ING लगा हुआ है, इसने 41 लोगों को मार दिया है। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है ये? क्या अवे को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। किलोमीटर्स को कर रहा है? नहीं। फ्यू को कर रहा है? नहीं। आर्टिकल को कर रहा है? नहीं। कोलैप्स को कर रहा है? बिल्डिंग को कर रहा है? जिलानी को कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। कोलैप्स होने से मरे हैं 41 लोग। एक तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को ये जो घटना हुई है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना। तो जब पूरा स्ट्रक्चर या पूरी स्थिति को जो चीज़ मॉडिफाई करती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शनिंग एडवर्बियली टू एक्सप्रेस रिजल्ट। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। ये है आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। माइकल एथर्टन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ओपनिंग बैटर ऑफ हिज जनरेशन। कह रहा है कि माइकल एथर्टन जो है वो अपनी जनरेशन के एक सबसे बेहतरीन ओपनिंग बैटर थे। ऑलमोस्ट अ नेचुरल सक्सेसर to that other wonderfully accomplished technician who has hailed from the north of the country and who dash rank among the top openers of all time। और एक तरीके से ये नेचुरल सक्सेसर थे, मतलब उनसे पहले कोई बहुत बेहतरीन बैट्समैन रहे होंगे, उनके बाद जब ये आए तो एक नेचुरल सक्सेसर थे उनके, मतलब उतनी ही अच्छी इनके पास भी स्किल थी। जो कि दूसरे जो बैट्समैन थे वो उनकी अकम्पलिश टेक्नीशियन, मतलब उनकी जो स्किल थी बैटिंग की वो बहुत अच्छी थी, और जो कि नॉर्थ ऑफ द कंट्री से बिलोंग करते थे, और वो हर समय के सबसे टॉप बैट्समैन में से एक थे, और उनका नाम था सर जैफ्रो बाइकॉट। मतलब माइकल एथर्टन जो थे वो एकदम इनके ही नक्शे कदमों में चल रहे थे। At a time when English batting was desperate for solidity at the top of the order। कह रहा है कि उस समय जब इंग्लिश जो बैटिंग लाइनअप था उसको अपने टॉप बैटिंग लाइनअप में मजबूती चाहिए थी।
एथर्टन लूम्ड एज द पेनेशिया। तो जो एथर्टन थे, कौन, माइकल एथर्टन, वो एक तरीके से उस समय, पेनेशिया का मतलब होता है किसी चीज़ की जो दवा होती है, मतलब किसी बीमारी की कोई दवा, तो वो पनेशिया बन के सामने आए। हिज अनफ्लैपेबिलिटी, अनफ्लैपेबिलिटी का मतलब होता है कि वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ कामनेस एंड कॉन्फिडेंस डैश द बैटिंग ग्रुप्स। इसका मतलब ये हुआ कि माइकल एथर्टन के अंदर, जैसे धोनी नहीं थे हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा शांत वाला कैरेक्टर था, जिसकी वजह से पूरे बैटिंग ग्रुप्स में जब वो रहते थे तो पूरे बैटिंग ग्रुप में एक शांति सी रहती थी। इन अ कैरियर स्पैनिंग 115 टेस्ट, कह रहा है कि इनके 115 टेस्ट जो उन्होंने खेले अपने कैरियर में, द करेंटली 53-year-old आर्टिकुलेट एंड अंडर स्टेटेड कमेंटेटर, कह रहा है कि ये 53 साल के, जो कि बहुत ही साफ सुथरे और अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताने वाले ये कमेंटेटर हैं और एनालिस्ट हैं। प्रोड्यूस्ड न्यूमरस फैंटास्टिक एसेज, इन्होंने बहुत से बढ़िया एसेज लिख रखे हैं, एज इट टू बी एक्सपेक्टेड, जैसा इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग बैटर रहे हैं अपने समय के। इट इज़ हिज हाइएस्ट टेस्ट स्कोर, कह रहा है कि ये उनका वो हाइएस्ट टेस्ट स्कोर था। हाउ एवर, हालांकि दैट इज स्टिल स्पोकन ऑफ विद ऑफ एंड रेफरेंस, मतलब इसको आज भी लोग बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से आश्चर्यचकित तरीके से उस इनिंग को याद करते हैं। और रेफरेंस का मतलब आपको बताना होगा, मैं बताऊंगा नहीं। Not just by those privileged to watch it firsthand or those who saluted his commitment on television, but even by those of succeeding generation who might not have seen him negotiate even a single ball। कह रहा है कि सिर्फ जिन्होंने वो इनिंग देखी थी वही उसको मतलब नहीं सराहते हैं, और जिन्होंने टेलीविज़न में देखा था वही उस इनिंग की तारीफ नहीं करते हैं। वो भी करते हैं जो उनसे आगे वाली जनरेशन थी, जिन्होंने शायद उनको एक बॉल भी खेलते हुए नहीं देखा था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इंस्टेंट एट द क्रीज, जब वो उतनी लॉन्ग पारी खेल रहे थे क्रीज में। द एपिक अनफोल्डेड एट द बुलरिंग दैट द न्यू वैंडरर्स इन जोहान्सबर्ग गोज बाई। कह रहा है कि ये जो बहुत महानतम पारी आई थी इनकी तरफ से, वो बुलरिंग में आई थी। बुलरिंग मतलब ये न्यू वेंडर, साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम है, उसको उसका निक नेम है बुलरिंग। गोज बाई का मतलब होता है कि जब हम किसी का निक नेम बता रहे होते हैं। तो कह रहा है कि ये जो पारी थी वहाँ पे आई थी, कहाँ पे, न्यू वेंडरर्स में। एंड मेक नो मिस्टेक, इट ट्रूली इज एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का मतलब होता है कि एक ऐसा इस तरीके का स्टेडियम होता है, काफ़ी खुला होता है चारों तरफ से, ठीक है, बहुत बड़ा सा होता है, तो उसको यहाँ पे एम्फी थिएटर बोल रहा है। इवन विदाउट अ सिंगल बम ऑन द सीट्स बियॉन्ड द बाउंड्री, बंटिंग्स, बंटिंग मतलब होता है कि जो एक तरीके से छोटे छोटे होर्डिंग्स नहीं लगे रहते हैं, या फिर कह सकते हो फ्लैग लगे रहते हैं बाउंड्री की तरफ, उसको बोलते हैं। वेंडर्स कैन बी एन इंटिमिटेटिंग स्टेज। कह रहा है कि भले ही इस स्टेडियम में एक व्यक्ति भी ना बैठा हो, मगर जब कोई बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग करता है तो एक तरीके से उसका जो दिल है ना वो बैठ जाता है। इंटिमिडेटिंग है, मतलब काफ़ी इतना बड़ा विशाल होगा वो स्टेडियम, या फिर वहाँ पे जब कोई बैटिंग करता होगा तो उसको बड़ा अजीब सा लगता होगा। स्टैंडिंग इन द मिडिल, कह रहा है कि जब आप वहाँ पे उस स्टेडियम के अगर बीच में खड़े हों, विद नाइदर बैट नॉर बॉल इन अटेंडेंस, और आपके पास बैट बॉल ना भी हो, यू कैन फील द स्टैंड क्लोजिंग इन। तो एक तरीके से उस स्टेडियम का जो पूरी तरफ चारों तरफ स्टैंड्स है, वो एक तरीके से आपके पास ऐसा लगेगा कि बहुत पास है, और एक प्रेशर टाइप का आपके ऊपर है। द हीट राइजिंग टू योर फेस, और जो वहाँ की गर्मी है वो आपके चेहरे पे आ रही होगी। हैंड सडनली क्लैमी, और जो हाथ है वो पसीने से भीग जाएंगे। एंड द हार्ट बीटिंग एट द रेट ऑफ नॉट्स, और जो आपकी दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ी से चलने लगेगी। वन कैन ओनली इमेजिन what it must be like to take guard gladiator like with Alan Borden and Marek Pringle and Brian Macmillan and a very young Sean Pollock dash at the bit desperate to have a go। कह रहा है कि हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे गार्ड लिया जाता होगा, और जो ग्लैडिएटर लाइक मतलब वहाँ पर योद्धा बन के खड़े रहते होंगे। योद्धा मतलब क्या है कि वहाँ का जो स्टेडियम है वहाँ की इतनी ज़्यादा टफ कंडीशन रहती होगी, तो उसको कह रहा है कि हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। और एनल डोनाल्ड की तो नाम सुना ही होगा कि बहुत ही महान क्रिकेटर थे, इनके साथ गार्ड लेना, इनके साथ बैटिंग करना, फिर चाहे वो मैरिक प्रिंगल हो गए या ब्रायन मैकमिलन हो गए, या फिर बहुत ही जो शॉन पोलक बहुत ही यंग थे उस समय। एट द बिट, इसका बताऊंगा बाद में मीनिंग। डेस्परेट टू हैव अ गो, डेस्परेट टू हैव अ गो मतलब जो हमेशा तैयार रहते थे, चाहे रन बनाने के लिए या हमेशा विकेट लेने के लिए, ठीक है।
माइकल एथर्टन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ओपनिंग बैटर। रिगार्डेड का हमको सिनोनिम बताना है। इग्नोर्ड नहीं, कंसीडर्ड हाँ उनको कंसीडर किया जाता था, नेग्लेक्ट नहीं होगा, रिजेक्टेड नहीं होगा। तो एकदम सिंपल है, तो बी आंसर है। हु डैश रैंक अमंग द टॉप ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम, सर जेरोफ बाइकॉट। मतलब ये हमेशा से ही टॉप ओपनर रहे हैं, चाहे कभी भी बात कर ली जाए इनकी। तो ये क्या होगा, हु विल रैंक, ठीक है। शैल, हु शैल नहीं होगा, थर्ड पर्सन के लिए शैल यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर इस आज की जो इंग्लिश है, तो शैल नहीं यूज़ करेंगे। आउट टू का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, है ना, तो ये नहीं आ रहा है यहाँ पे। माइट का मतलब एक पॉसिबिलिटी दिखाता है, हु माइट रैंक ऐसा नहीं है, वो है टॉप ओपनर है पूरे समय के, ऑफ ऑल टाइम, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, हु विल रैंक अमंग द टॉप ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। तो सर जॉफर बैकवर्ड, ये हमारा करेक्ट है। Atherton loomed as the panacea, his unflappability instilling a sense of calmness and confidence dash the batting groups। मतलब इनकी जो बैटिंग स्टाइल थी, इनकी जो अंदर शांति थी, वो पूरे ग्रुप में शांति लेके आती थी, ये मीनिंग आ रहा है। इनटू द बैटिंग ग्रुप्स, इनटू का मतलब किसी डायरेक्शन की तरफ निकलना नहीं, ऑनटू का मतलब सतह के ऊपर आ जाना, ओवर का मतलब किसी चीज के ऊपर होना, विद इन मतलब इस बैटिंग ग्रुप के अंदर एक शांति लाता था उनका टीम में होना, ठीक है। तो डी का सही है। दैट इज स्टिल स्पोकन ऑफ विद ऑव एंड रेवरेंस। रेवरेंस का क्या मतलब होता है, रेवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ठीक है। क्या बताना है हमको, एंटोनिम बताना है। वेनरेशन का मतलब भी रेस्पेक्ट होता है, तो ये नहीं होगा। एडोरेशन का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, तो ये नहीं होगा। डिसरेस्पेक्ट, ठीक है। एडमायरेशन भी नहीं, तो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट होगा। रेवरेंस और वेनरेंस याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है। वेरी यंग शॉन पोलक एट द बिट, क्या होना चाहिए, चॉपिंग, पुलिंग, टीयरिंग, स्नैपिंग। ये एक ईडियम है, इसका मतलब है चॉपिंग एट द बिट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक रहना किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे एक बॉलर होता है, वो पहली बॉल या विकेट देने के लिए उत्सुक रहता है, या फिर एक बैट्समैन होता है जो बहुत ज़्यादा रन बनाने के लिए उत्सुक होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये पुलिंग, टीयरिंग, स्नैपिंग नहीं होता है, कि एक ईडियम है चॉपिंग एट द बिट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है आज का पैरा नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के देखो। ये ऑप्शन दिए हुए, मैं थोड़ा सा लेंदी है इसलिए 2 स्लाइड में आएगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। चलो, इट इज़ अ साइलेंट एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस मतलब किसी चीज़ का बहुत मजबूती से विरोध किया गया है। अ सेरोटोरियल कॉम्प्रोमाइज, सेरोटोरियल कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, और सेरोटोरियल का मतलब ये है कि या तो किसी चीज़ कपड़े से, या फिर डिज़ाइन से, या फिर कह सकते हैं कि जो फैशन है उसका किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। दैट अलाउड हर टू इन हर। अब हर किसके लिए यूज़ हुआ हमको नहीं पता, ठीक है, किसके लिए यूज़ हुआ, हर यूज़ नहीं किया, तो हम फर्स्ट तो नहीं ले जाएंगे। अगर कोई फर्स्ट से ऑप्शन है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बट लुक क्लोजर, हर, टू से भी नहीं स्टार्ट करेंगे, टू वाला कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। ऑन द फ्रंट कवर ऑफ सिख हिस्टोरियन पीटर बैनस लास्ट रॉयल्स ऑफ लाहौर, प्रिंसेस कैथरीन, कह रहा है कि जो पीटर बैनस जो कि सिख हिस्टोरियन थे, उन्होंने जो द लास्ट रॉयल्स ऑफ लाहौर लिखी थी, उसके फ्रंट कवर में ये जो प्रिंसेस कैथरीन थी इस कैप्चर्ड इन अ स्टूडियो पोर्ट्रेट, मतलब उनकी एक फोटो लगी हुई थी, ऑफ क्वाइट एंड डिस्टेंट कंटेम्पलेशन, बहुत शांत थी और एक तरीके से वो सोच विचार में घूमी हुई थी उस फोटो में, ठीक है। तो ये प्रिंसेस कैथरीन की बात हुई है, तो इसका मतलब हर इन्हीं के लिए यूज हुआ है। अभी हमें पूरी कहानी नहीं पता है, ठीक है, तो हम थर्ड को रख सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन 2 हैं भी। अब देखो ये हर हो गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो या तो 3 के बाद 2 होगा, या तो 4 होगा। अब ये तो पढ़ लिया, एक बार 2 देख लेते हैं। बट लुक क्लोजर, हर इयरिंग इज नॉट पियर्स्ड थ्रू द ईयर, कि उनकी जो इयरिंग थी, मतलब कान में जो लड़कियां पहनती हैं, वो उनके कानों में पियर्स नहीं थी, मतलब जो नहीं होता हल्का सा, वो क्या कहते हैं उसको, छेद कर दिया जाता है फिर लड़कियां पहनती है, तो वो चीज़ नहीं थी। बट हेल्ड बाई अ फाइन लूप थ्रेड, लेकिन एक थ्रेड से जुड़ा हुआ था, मतलब कुछ स्टाइल लड़कियां समझ रही होंगी कि वो पियर्सिंग नहीं थी, वो एक थ्रेड से उनके इयरिंग्स थे।
तो अचानक से फ्रंट कवर की बात करना, फिर कह देना बट लुक क्लोजर, अगर हम उसको क्लोजर देखते हैं तो उनकी कान में वो छेद नहीं था जिसमें ईयरिंग्स पहनी जाती है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एक बार 4 को देख लेते हैं। हर हेड इज ड्रेप्ड लूजली इन शिमरिंग सिल्क। शिमरिंग सिल्क मतलब जो चमकता हुआ सिल्क है, कि उनके मतलब हेड में एक हल्का सा सिल्क टाइप का एक कपड़ा था। हर नेकलेस एंड पर्ल्स रेडिएट एन ओल्ड वर्ड ऑपुलेंस दैट सीम्स टू वे हेवनली अपॉन हर। और उनका जो नेकलेस था और जो उन्होंने गहने पहन रखे थे, वो एक तरीके से उनकी अमीरी को झलका रहा था, जो कि उनके ऊपर काफ़ी भारी थे, मतलब जो नेकलेस वेकलेस उन्होंने पहन रखा था। एट फर्स्ट ग्लांस, कह रहा है पहली नज़र में, दीज आर द स्टैंडर्ड अकाउंटरमेंट्स ऑफ इंडियन रॉयल्टी, की जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी एक तरीके से निशानी थी ये, जितने बड़े बड़े गहने पहनने की। ठीक है, तो 4th के साथ ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अचानक से अब देखो यहाँ पर ये बता दिया गया इंडियन रॉयल्टी भी आ गया। फिर उसने स्टार्ट किया धीरे धीरे कि भाई उन्होंने एक हेड में पहना हुआ था, नेकलेस पहना हुआ था, पर्ल्स पहने हुए थे ना, जो उनकी अमीरी को दिखा रहा था। फिर उसके बाद ये आ सकता है, मगर सेकंड को लाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधे ईयर पियर्सिंग की बात की गई है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता। तो 3 के बाद 4 होगा, ये ऑप्शन गया, ये गया। और उसके बाद 2-1, अब 2-1 देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ईयर की बात की गई कि अगर हम लोग क्लोजली देखते हैं तो वो उनकी जो ईयरिंग्स थी वो थ्रेड से लगी हुई थी। इट इज़ अ साइलेंट एक्ट ऑफ डिफायंस, कह रहा है कि ये एक डिफायंस वाला एक्ट था, मतलब एक तरीके से वो किसी चीज़ का विरोध जता रही थी। अ सर्टोरियल कॉम्प्रोमाइज दैट अलाउड हर टू इन्वेट हर साउथ एशियन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से मतलब ये जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो कि उन्होंने अपने कानों में छेद नहीं करवाया था, उसके बावजूद भी वो अपनी साउथ एशियन आइडेंटिटी को दर्शा रही थी, विदाउट ट्रांसग्रेसिंग द विक्टोरियन सोशल नॉर्म्स। विक्टोरियन मतलब ब्रिटिश के जो रूल्स थे उनको बिना तोड़े हुए, ट्रांसग्रेस किए हुए। दैट डेफर्ड हर ईयर पियर्सिंग फॉर यंग गर्ल्स, ऐसे रूल्स जो कि यंग गर्ल्स के लिए ईयर पियर्सिंग को वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे। It is an almost invisible detail, yet it reveals the deep tension of a lost empire surfacing through the fault lines of adornment। कह रहा है कि एक बहुत ही छोटी सी डिटेल थी, मतलब इतना कौन ध्यान देगा कि यहाँ पे किस तरीके से ईयरिंग लगी हुई है, फिर भी ये उस टेंशन को दर्शाता है जो ब्रिटिश और सिख्स के बीच में किसी जमाने में थी। तो ये एक तरीके से कंक्लूड कर रहा है कि वो ईयरिंग जो उन्होंने थ्रेड से पहनी हुई थी वो क्या चीज़ थी, वो एक तरीके से उनका विरोध था, साइलेंट उनका डिफायंस था। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये पहला नंबर ट्राई करो, ऑप्शन से करने की कोशिश करना है इसको। जस्ट अ क्यूट लिटिल प्रॉप, प्रॉप मतलब कोई चीज़ ऐसी जो कि स्टेज में यूज़ होती है, जो कि डांस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हो रही है, और समथिंग यू यूज़ टू कूल ऑफ इन द ब्लेजिंग हीट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप अपनी हवा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई मीनिंग आ रहा है? अभी तो ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मुझे 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में, इट्स जस्ट अ हैंड फैन, ये एक हैंड फैन है। ठीक है, 3 के बाद या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। कह रहा है कि एक छोटा सा क्यूट लिटिल प्रॉप है जो कि डांस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है, या कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी में कूल ऑफ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो 3-1 पेयर लग रहा है। 2 कह रहा है कि एवरी फ्लिक ऑफ द रिस्ट अनफोल्ड्स अ हिडन जेम, कि जब जब आप कलाई को हल्के से झटके के साथ उसको घुमाते हैं तो वो एक जो छिपे हुए उसके अंदर खजाने हैं वो सामने आ जाते हैं। कोई मतलब नहीं आ रहा है 3 के बाद 2 का। 3 के बाद अगर हम 1 के साथ जाते हैं तो ये कह रहा है कि एक छोटा सा सामान है जो कि डांस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है या फिर कूल ऑफ के लिए यूज़ होता है। कह रहा है कि जब जब उसको हम हाथ से घुमाते हैं तो एक हिडन जेम सामने आता है। लेट अस लुक बियॉन्ड द प्रिटी डिज़ाइन, कह रहा है कि हम अब इसकी जो सुंदर सी डिज़ाइन है उसके भी आगे देखते हैं। एंड अनकवर हाउ हैंड फैंस वर यूज थ्रू हिस्ट्री, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इतिहास में ये हैंड फैन जो है वो यूज़ हुए हैं। तो 3, 1, 2, 4 जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस दिख रहा है, तो बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने
इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।